हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम इस क्लास में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों जो जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सभी लोग को इस क्लास का PDF और लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 73। इनमें से किस समूह में से सभी निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है? तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नकरणीय पदार्थ हो गया कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। तो ऑप्शन ए है फूल, लकड़ी या बैटरी। ऑप्शन बी है घास, प्लास्टिक, फूल। ऑप्शन सी है घास, लकड़ी, संतरे के छिलके। या ऑप्शन डी है सब्जी के छिलके, लकड़ी और रबड़। तो आपको बताना है कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन से हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, घास, लकड़ी और संतरे के छिलके जो हैं ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि जो क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के अंदर छेद रेखा की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। या दूसरा कथन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है ए और बी दोनों कथन सही हैं। दूसरा कथन है केवल ए कथन सही है। तीसरा कथन है कि केवल बी कथन सही है। और चौथा कथन है ए और बी दोनों गलत हैं। यहाँ पर गलत होगा, ए और बी दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल एक कथन जो है सही है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 उसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखा गया है। आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है, तब प्रतिबिंब जो है वह कहाँ पर बनेगा। पहला है हमारा ऑप्शन ए सी यानी कि वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी है सी से परे स्थित किसी बिंदु पर यानी कि वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर। या ऑप्शन डी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 75 की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेट। तो 78 में पूछा गया कि अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में उस समूह को पहचानिए। आपको बताना है कि जो अधिकांश कशेरुकी होते हैं उनके समूहों में जो रक्त है उसको रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसमें रक्त का दोहरा परिसंचरण नहीं होता। तो आपको बताना है कि वह कौन सा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग, या दूसरा है ऑप्शन बी सरीसृप वर्ग, या तीसरा है ऑप्शन सी उभयचर वर्ग, या ऑप्शन डी है पक्षी वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताइए कि किसमें रक्त का दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 78 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 79। पूछा गया 79 में संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है। आपको बताना है कि जो संधारणीय मुख्य विकास है उसका मुख्य महत्व क्या होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन ए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की लागत को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन बी तीव्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना। या ऑप्शन सी है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। या ऑप्शन डी है संसाधन असीमित है और हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अतिलोभित तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का
संचारण संरक्षण करना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 79 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा, या ऑप्शन बी है युग्मनज निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के दोहरीकरण, या ऑप्शन सी है युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का दोहरीकरण द्वारा, या ऑप्शन डी है दोस्तों युग्मनज निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होने के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार से अनुरक्षित बनी रहती है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, युग्मनज निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होने के द्वारा दोस्तों जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अनुरक्षित रहती है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन 81 में पूछा गया है कि दो कुंडलियां ए और बी इस प्रकार हैं कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। तो दो कुंजी हो गई और इसके एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी कि इन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। तो निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी। तो आपको दो कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन है ए, कुंजी बंद होने के दौरान, या दूसरा ऑप्शन होगा कथन बी, कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद। यानी कि आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब दिखाई देगी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, केवल एक कथन सही है, यानी कि कुंजी बंद होने के दौरान जो है चुंबकीय विद्युत प्रेरण की घटना जो है दिखाई देगी। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में होते हैं। ये विघटित होकर निर्माण करते हैं, यानी कि आपको बताना है कि ये विघटित होकर किसका निर्माण करेंगे। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो अम्ल, या ऑप्शन बी है प्रोटीन ग्लूकोज, या ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, या ऑप्शन डी है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है उसका राइट आंसर क्या होगा। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होते हैं। तो आलू, चावल और ब्रेड ये विघटित होकर किस चीज़ का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोटीन और ग्लूकोज का दोस्तों ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे विघटित होकर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्याख्या करता है, यानी कि क्या व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए, लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, या ऑप्शन बी है लिंग का निर्धारण जीन द्वारा होता है, या ऑप्शन सी है लिंग का निर्धारण तापमान द्वारा होता है, या ऑप्शन डी है लिंग किसी भी पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 83 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डोबे-रायनर के त्रिक का मुख्य दोष था। तो आपको बताना है कि जो डोबे-रायनर के त्रिक का नियम था उसमें मुख्य दोष क्या था। तो ऑप्शन ए है उन्होंने 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था। यह ऑप्शन बी है त्रिक के तत्वों के गुणधर्मों में कुछ समानताएं होती हैं। यह ऑप्शन सी है उन्होंने त्रिक के गुणधर्मों में कुछ अपरिवर्तित पाई थी। यह ऑप्शन डी है वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। तो क्वेश्चन नंबर 84, डोबे-रायनर के त्रिक का मुख्य दोष क्या था। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है संयोजन अपक्रिया, या ऑप्शन बी है अम्ल क्षार अपक्रिया, या ऑप्शन सी है उदासीनीकरण अपक्रिया, या ऑप्शन डी है रिडॉक्स अपक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 85 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल और क्षार हैं, अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं तो यह क्या करते हैं, यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि जो फोकस दूरी है वह मीटर में ली जाती है और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वह F बराबर 1 डायोप्टर, यानी कि -5। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ये 0.2 मीटर माइनस में, तो हमारा जो फोकस दूरी आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 मीटर माइनस में। अब हम दोस्तों जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे फोकस दूरी को तो हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 86 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं। तो आपको बताना है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। पहला है कि पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा है क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ऊन को असंकोचनीय बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर उपयोग करने का मतलब सही तरीका है। तो पहला है हमारा कि पहला ऑप्शन ए 2 और 3 कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है हमारा पहला और दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। या ऑप्शन चौथा है पहला और तीसरा कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, तीनों कथन जो है सही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। दो प्रतिरोध हैं, एक 20 ओम है और एक बी वाला जो है 40 ओम का प्रतिरोध है। तो उसमें समानांतर क्रम में संयोजित है, यानी कि ये दोनों प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है और ए और बी में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं तो इनकी जो वोल्टेज होगी वो भी समान होगी। तो जो फार्मूला होता है V = IR, तो हम लिखेंगे धारा निकालना है तो I = हो जाएगा V/R। अगर हम पहले का देखते हैं यानी कि वोल्टेज 6 रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा 20। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा पहला 0.3 एम्पियर आ जाएगा, ये पहले प्रतिरोध का धारा। अगर हम बात करें दूसरे प्रतिरोध के धारा की तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6/40, यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो दूसरा प्रतिरोध है बी वाला प्रतिरोध का मान आ जाएगा 0.15 एम्पियर जो है ये दूसरे वाले प्रतिरोध का आ जाएगा मान। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि रात के समय तारे दिखते हैं। तो आपको बताना है कि तारे कैसे दिखते हैं रात के समय। उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उनकी वास्तविक स्थिति से नीचे, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी कम चमकीले, या ऑप्शन डी अधिक रंगीन। तो रात के समय तारे हमें दिखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर जो है रात के समय हमें तारे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर जो 92 है उसमें पूछा गया है कि घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो आपको बताना है कि जो घ्राणग्राही हैं वह किसकी
अनुभूति के लिए सहायक होते हैं? तो ऑप्शन ए है ध्वनि के लिए, ऑप्शन बी है स्पर्श के लिए, ऑप्शन सी है स्वाद के लिए या ऑप्शन डी है गंध के लिए। तो आपको बताना है कि घ्राणग्राही किसके लिए अनुभूति में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंध के लिए। यानी कि जो घ्राणग्राही है वह नाक में पाया जाता है, यानी कि जो घ्राणग्राही है वह गंध की अनुभूति के लिए सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर जो 93 है उसमें पूछा गया कि समूह में नीचे की ओर, यानी यहाँ पर ओर होगा, ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश है, यानी कि क्या होती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में क्या होता है। तो ऑप्शन ए है स्थिर रहती है, ऑप्शन बी है पहले बढ़ती है फिर घटती है, फिर तीसरा ऑप्शन है घटती है, फिर चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या असर आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्थिर रहती है। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या है, समूह से नीचे की ओर जाने पर वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत कथन है। पहला है हमारा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। दूसरा है हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। या ऑप्शन सी है बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। या ऑप्शन डी है गोंद पौधों का उत्सर्जित उत्पाद है। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो कथन था वो गलत था। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं, यह जो कथन है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पेयर की जो धारा है वह प्रवाहित होती है और 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो आपको बताना है कि ऊष्मा से क्या होगी। ऑप्शन ए है 50 जूल, ऑप्शन बी है दोस्तों यानी कि 0.4 जूल, ऑप्शन 3 है दोस्तों 25 जूल, या ऑप्शन 4 है 0.2 जूल। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 उसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों जो ऊष्मा का जो फार्मूला होता है वो होता है H बराबर I² RT। ये दोस्तों जो है इसका फार्मूला हो गया, जहाँ पर I क्या है धारा है, R क्या है प्रतिरोध है, T क्या है समय है और H क्या है ऊष्मा है। तो हम दोस्तों जो हमारा I का मान होगा वो हो जाएगा 0.2 एम्पियर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटू R प्रतिरोध कितना है 10 ओम, इंटू समय कितना है 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा ऊष्मा का मान। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा दोस्तों हमारा ऊष्मा का मान वो हो जाएगा 0.4 जूल। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 95 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 0.4 जूल। यानी कि इसका मान जो आ जाएगा 0.4 जूल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 95 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।